आज सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम पश्चिम बंगाल से आई इन तस्वीरों से करना चाहते हैं, जहां आज बीजेपी की एक पदयात्रा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह पैदल यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलाई थी, लेकिन इसे रोकने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की, पुलिस की पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने अलग अलग जिलों में रेलवे स्टेशन पर बैरिकेड लगवा दिए ताकि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हावड़ा पहुंचकर इस यात्रा में शामिल न हो सके। और इसके अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता बसों से हावड़ा न पहुंच जाएं, इसके लिए भी कई मुख्य मार्गों को, सड़कों को बंद कर दिया गया, जिससे कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुए, हिंसक घटनाएं हुई। हमने नेपाल बॉर्डर से लेकर बनारस तक के मदरसों का दौरा किया और आप शायद पहली बार इनके अंदर से एक आंखों देखी रिपोर्ट देखेंगे जो देश की आंखें खोल देगी। इस खबर से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट इस समय हमारे पास यह है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है और इसमें सरकार का ध्यान ऐसे जिलों पर ज्यादा है जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, क्योंकि इन जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज जैसे जिले प्रमुख हैं। इसके अलावा इस सर्वे के लिए 11 सवालों का एक प्रश्न पत्र भी तैयार किया गया है, जिनमें मदरसों का नाम, मदरसा चलाने वालों की जानकारी, मदरसों की स्थापना से जुड़ी तमाम जानकारी और मदरसे में कितने छात्र पढ़ते हैं, ये सारे सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा मदरसा संचालकों को यह भी बताना होगा कि वो किस आधार पर शिक्षकों का चयन करते हैं, उनके मदरसों में शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है, मदरसों का पाठ्यक्रम क्या है और उनकी फंडिंग कहां से आती है, और क्या इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्र किसी दूसरे विद्यालय में भी पढ़ते हैं। ये वो 11 सवाल हैं जो मदरसा संचालित करने वाले लोगों से सरकार पूछ रही है और इन्हीं सवालों से इस्लामिक संगठन और मुस्लिम नेताओं को बहुत तकलीफ हो रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,513 है, जबकि 40,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं और सिर्फ 560 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार पूरी आर्थिक सहायता देती है। यानी ये सर्वे उत्तर प्रदेश के 40,000 मदरसों के बारे में है। हालांकि हो सकता है कि इस सर्वे के बाद ये संख्या और बढ़ जाए, क्योंकि हमारे देश में अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या का सही पता लगा सके। हमारे देश में 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो केंद्र और राज्य सरकारों की फंडिंग से चलते हैं, दूसरे वो जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं लेकिन उन्हें फंडिंग इस्लामिक संस्थाओं और मुस्लिम समुदाय से मिलती है, और तीसरे वो जो ना तो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और ना ही उन्हें सरकार से फंडिंग मिलती है। भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय का कहना है कि वर्ष 2018 और 19 में हमारे देश में 24,000 मदरसे थे, जिनमें 4,878 मदरसों को मान्यता नहीं दी गई थी। लेकिन जो बात नोट करने वाली है वो ये कि इन मदरसों में आजाद मदरसों की गिनती हो ही नहीं पाती। हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश में कितने आजाद मदरसे हैं, क्योंकि ना तो ये सरकार से मान्यता हासिल करने के लिए कभी कोई आवेदन देते हैं और ना ही कभी सरकारों द्वारा इनसे कोई जानकारी मांगी जाती है। तो कैसे पता चले कि कितने आजाद मदरसे हमारे देश में हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, असम और केरल। लिस्ट बहुत लंबी है। ये वो राज्य हैं जिनकी गिनती उन राज्यों में होती है जहां आजाद मदरसों की संख्या सबसे ज्यादा है। और आजाद मदरसों का सीधा सा मतलब यह है कि इन मदरसों में छात्रों को धार्मिक विषयों की पढ़ाई ज्यादा कराई जाती है, यानी उन्हें कुरान, सूरा और आयतों के बारे में ही पढ़ाया जाता है। वैसे कहा जाता है कि मदरसों की शुरुआत 7वीं शताब्दी में तब हुई थी जब धार्मिक शिक्षा हासिल करने के इच्छुक लोगों को मस्जिदों में इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ाया जाता था। इसके बाद के 400 वर्षों के दौरान मदरसे शिक्षा के अलग केंद्रों के रूप में विकसित होने लगे और 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ने लगा और दुनिया भर में ईसाई मिशनरी स्कूलों की स्थापना होने लगी, तो इन स्कूलों की स्थापना के पीछे का मकसद भी धर्म का प्रचार करना ही था। लेकिन तब फर्क इतना था कि अंग्रेजों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विज्ञान, गणित और टेक्नोलॉजी की शिक्षा को आधार बनाया, जिससे लोगों को रोजगार मिलने लगा। जबकि आधुनिक शिक्षा के अभाव में मदरसों से पढ़कर निकले छात्रों के लिए रोजगार की कमी होने लगी और धीरे धीरे ये लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ने लगे
और इन्हें सिर्फ धर्म के बारे में ही जानकारी ज्यादा होती थी। भारत में मदरसों की स्थापना 10वीं शताब्दी से शुरू हुई, यानी जैसे ही मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, वैसे ही भारत में मदरसों के माध्यम से इस्लाम का प्रचार किया जाने लगा। तो टाइमिंग आप देख लीजिए। भारत में आज की स्थिति है कि ज्यादातर मदरसे संविधान के अनुच्छेद 30 के आधार पर चल रहे हैं और इसमें भारत के अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने खुद के भाषाई और शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और वो बिना किसी भेदभाव के सरकार से ग्रांट यानी आर्थिक सहायता भी मांग सकते हैं। पाकिस्तान को पूरी दुनिया आज सिर्फ आतंकवाद के लिए जानती है। तालिबान का पश्तो भाषा में अर्थ होता है छात्र। ऐसा छात्र जो मदरसों में सुन्नी मुस्लिम की कट्टर मान्यताओं की शिक्षा लेते हैं। यानी यहां भारत के लिए सीख ये है कि धार्मिक शिक्षा कभी भी किसी लोकतांत्रिक देश को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देती और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इसके लिए अब एक अलग व्यवस्था बनाई जा रही है कि वर्ष 1757 से लेकर 1947 के बीच जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था, तब ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 300% तक बढ़ी, जबकि इन 190 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की बजाय उल्टा 8% कम हो गई। सोचिए, 190 वर्षों में हमारी प्रति व्यक्ति आय 1% भी बढ़ना तो छोड़ दीजिए, -8% चली गई और ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 300% तक बढ़ गई। यानी मान लीजिए अगर ब्रिटेन का एक व्यक्ति वर्ष 1757 में 100 रुपए कमाता था तो 1947 आते आते उसकी आय 400 रुपए पहुंच गई, जबकि इतने ही समय में भारत की प्रति व्यक्ति आय 100 रुपए से घटकर 92 रुपए रह गई। यानी अंग्रेज कभी चाहते ही नहीं थे कि भारत के लोग आर्थिक तरक्की करें और यहां बड़े बड़े कारखाने लगें, उद्योग लगें, फैक्ट्रियां स्थापित हों। आप कह सकते हैं कि उस समय दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक तरफ दुनिया का वो हिस्सा था, वो देश थे जो औद्योगिक क्रांति का फायदा उठाकर रातों रात अमीर बन रहे थे और दूसरी तरफ भारत जैसे देश थे जहां औद्योगिक क्रांति नहीं पहुंची और वहां पर गरीबी बढ़ती जा रही थी। कॉमनवेल्थ का सीधा सा मतलब है उन देशों का एक समूह जो एक दौर में ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम हुआ करते थे। और आज हमारी मांग है कि जब भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष में 75 वर्ष पूरे कर चुका है, तब हमें अब कॉमनवेल्थ देशों को छोड़ देना चाहिए। ब्रिटेन ने अपने गुलाम देशों में विकास के लिए वर्ष 1931 में इस संगठन का निर्माण किया था, लेकिन इसका एजेंडा सिर्फ विकास नहीं था, बल्कि इसमें ब्रिटेन की विस्तारवादी और सामंती मानसिकता की छाप थी। और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब तक कॉमनवेल्थ की प्रमुख थी, उनकी हेड थी, और अब उनके बाद उनके बेटे किंग चार्ल्स कॉमनवेल्थ के प्रमुख बन गए। आज कॉमनवेल्थ के समूह में दुनिया के 56 देश शामिल हैं। दुनिया की करीब 1/3 आबादी इन्हीं कॉमनवेल्थ देशों में रहती है जो अंग्रेजों के गुलाम देश एक जमाने में होते थे। कॉमनवेल्थ देशों की 60% आबादी की उम्र 30 साल से कम है और इनमें रहने वाले करीब 100 करोड़ लोगों की उम्र 25 साल से भी कम है। यानी इन देशों में युवा शक्ति सबसे ज्यादा है, युवा शक्ति का भंडार है। आजादी के आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू समेत बहुत सारे नेताओं ने कहा था कि आजादी के बाद भारत कॉमनवेल्थ देशों का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति ना तो साम्राज्यवाद और विस्तारवाद पर भरोसा करती है और ना ही इसका समर्थन करती है। और अब आखिर में अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जानता हूं कि कल शाम आप कहां थे, या कोई भी आपका दोस्त आपसे कहे कि वो जानता है आप कल शाम कहां थे, किसके साथ थे या क्या कर रहे थे, तो क्या ये सवाल सुनकर आप असहज हो जाएंगे? मुझे यकीन है आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा। शायद आप असहज होंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके ये तमाम सीक्रेट्स मेरे पास कैसे आ गए, मुझे कैसे पता कि आप कहां गए थे। लेकिन जब इस तरह के सीक्रेट आपके मोबाइल फोन के जरिए ही किसी और के पास पहुंच जाते हैं, तब आप कभी असहज नहीं होते, बल्कि तब तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता। आप किस वक्त कहां जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ जाते हैं, आपकी लोकेशन क्या है, आपके छोटे या बड़े फैसले, आपकी आदतें, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर वाले लाइक्स, ये सबसे कीमती जानकारियां हैं आपके बारे में। और एक नई रिपोर्ट के अनुसार इन जानकारियों को हासिल करने का व्यापार यानी ये उद्योग अब 95,000 करोड़ रुपए का हो चुका है और यह रकम लगभग भारत के 1 साल के शिक्षा बजट के बराबर है। आपकी लोकेशन सहित आपके बारे में तमाम जानकारियों की बिक्री का बाजार और कहीं नहीं, आपके अपने ही स्मार्टफोन पर लगा हुआ है, जिसे आप हर वक्त अपने साथ रखते हैं। कुछ साल पहले तक आप अनजान जगहों पर राह चलते लोगों से पता पूछते थे,
किसी पान की दुकान या किसी ठेले वाले से एड्रेस की जानकारी लेते थे जहां आपको जाना होता था। लेकिन अब तरीका बदल चुका है। अब रास्ता दिखाने वाला, पता बताने वाला स्मार्टफोन आपकी ही जेब में है। और यह सिर्फ आपको किसी दूसरे का पता नहीं बताता, बल्कि आपका पता भी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को बता रहा है, जिन जानकारियों को आप सीक्रेट समझते थे। स्मार्टफोन उन जानकारियों का दुनिया भर में सौदा कर रहा है। इसलिए आज आपको अपनी मोबाइल लोकेशन के प्रति सावधान और जागरूक हो जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि यह सब होता कैसे है। आप जब भी नया फोन लेते हैं, फोन लेते ही तुरंत नए नए ऐप्स उसमें डाउनलोड करते हैं। ये ऐप्स इंस्टॉल होते ही आपसे कई तरह की परमिशंस मांगते हैं और जाने अनजाने में आप हाँ लिखते चले जाते हैं, यस 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 पर टिक करते चले जाते हैं बिना पढ़े। मोबाइल ऐप्स आपसे आपका कैमरा एक्सेस, गैलरी या फोटो लाइब्रेरी एक्सेस, लोकेशन, मैसेज पढ़ने का एक्सेस, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाने का एक्सेस, कॉल डिटेल्स की एक्सेस मांगते हैं। और आप या तो अनजाने में या फिर कई बार मजबूरी में हाँ कर देते हैं। कई बार आपके पास ना करने का विकल्प होता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप ना करेंगे, नो लिखेंगे, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल ही नहीं हो पाएगी और एप्लीकेशन आपको हर हाल में चाहिए और वो भी मुफ्त में। ये अधिकतर सोशल नेटवर्किंग, मौसम की जानकारी, फूड डिलीवरी, गेमिंग और डेटिंग वाले एप्लीकेशंस होते हैं, वो ऐप्स होते हैं। ये आपसे अनुमति मिलते ही चुपके से आपकी लोकेशन चुराते रहते हैं। आपको दाल मखनी पसंद है या शाही पनीर, ये सब जानते हैं। आपकी सोच क्या है, किस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर आप लाइक करते हैं, आप किस विचारधारा की पार्टी को वोट देते हैं, आपकी विचारधारा से जुड़ी तमाम चीजें ये सब जानते हैं। ये सब जानकारी धीरे धीरे कंपनियों के पास जमा होती चली जाती है और आपकी एक डेटा प्रोफाइल तैयार हो जाती है। इसके बाद ये डेटा प्रोफाइल डेटा ब्रोकर्स, डेटा एग्रीगेटर्स यानी डेटा जमा करने वालों और कई दूसरी एजेंसियों को बेच दी जाती है। विज्ञापन कंपनियां इन तीनों से ही जुड़ी होती हैं। इसके बाद सोशल मीडिया के लाइक्स और सर्च हिस्ट्री को लोकेशन से मैच करके तरह तरह के टारगेटेड विज्ञापन आपके पास आते हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया की 76% वेबसाइट्स में हिडन गूगल ट्रैकर्स लगे होते हैं और 24% में हिडन फेसबुक ट्रैकर्स होते हैं, जिसकी वजह से इन दो कंपनियों के पास ही यूजर्स का कई तरह का डेटा चला जाता है। 2018 में यह पता चला कि अमेरिका में अलग अलग ऐप्स के जरिए 20 करोड़ मोबाइल फोन्स की लोकेशन ट्रैक हो रही थी और कुछ लोगों के फोन से तो एक दिन में 14,000 बार मोबाइल लोकेशन कंपनियों के सर्वर तक भेजी गई। तो यह आपको सावधान करने वाला विश्लेषण था। अब आज का इतिहास। वर्ष 1948 में आज के दिन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर भारतीय सेना ने हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए एक अभियान शुरू किया था और इसका नाम था ऑपरेशन पोलो। इस अभियान के 5 दिनों के बाद ही हैदराबाद रियासत भारत का हिस्सा बन गई थी। दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो गेम्स में से एक सुपर मारियो आज 37 साल का हो गया है। 1985 में आज ही के दिन इसे जापान में रिलीज किया गया था। सुपर मारियो की लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि इसे गेम हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और स्पेन में एक सड़क का नाम भी सुपर मारियो ब्रदर्स के नाम पर है। और आखिर में आपके लिए सरदार पटेल का एक शानदार कथन। उन्होंने एक बार कहा था, काम पूजा के समान है, लेकिन हंसी सही मायने में संपूर्ण जीवन का सार है। सर्वश्रेष्ठ जीवन वो है जिसमें सुख और दुख को समान रूप से देखा जाए।